अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस फ्रॉम 2.2 से लेकर 2.7 तक सॉल्व किए थे और आज के इस लेक्चर में हम 2.8 से लेकर 2.14 तक हम सॉल्व करेंगे। Question 2.8 says that what would be the shape of the speed time graph of a body moving with the variable speed। ये कहता है कि अगर एक बॉडी है उसकी स्पीड डिफरेंट है, यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ वो मूव करती है। अगर हम उस स्पीड की टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करना चाहे तो उसकी शेप क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव करता है। जब वो यहाँ पे है तो टाइम 0 है और स्पीड उसकी 0 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे 20 और इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। और फाइनली जब वो पॉइंट बी पे पहुंचता है तो वो 25 सेकेंड में पहुंचता है और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर हम टाइम और स्पीड के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वी विल गेट ग्राफ लाइक दिस वन। ये ग्राफ है वेरिएबल स्पीड की। इस ग्राफ को मैंने एक्सेल शीट के थ्रू ड्रा किया है। वो कैसे? ये एक एक्सेल शीट है, इसमें मैंने वो तमाम वैल्यूज पुट किया है, यानी कि टाइम की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट किया है और स्पीड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है। अगर इन दो वैल्यूज के दरमियान ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाके ये ग्राफ्स है, इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा और वाई एक्सिस पे स्पीड आ जाएगा। तो वी विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस वन। ये ग्राफ है वेरिएबल स्पीड की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 वेरिएबल स्पीड की ग्राफ ये है। Question 2.9 says that which of the following can be obtained from the speed time graph of a body। क्या हम इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, हम ऑब्टेन कर सकते हैं। वो किस तरह? देखो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इसके मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो इसके मुताबिक इनिशियल स्पीड ये बन रहा है, ये 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड इसका ये बन रहा है। अब अगर कोई आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करता है और यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्पीड फाइंड आउट करें, तो फिर इस सिचुएशन में चूंकि वो यहाँ से स्टार्ट ले रहा है तो इनिशियल स्पीड इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल स्पीड इस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तीसरा है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ये हम फाइंड आउट करेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। वहाँ भी हमें कहा गया है कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, तो लिहाजा इसको हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या हम इस ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं दो पॉइंट्स ले लो, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, तो फिर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सेलरेशन में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस लाइन के स्लोप से मैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वो किस तरह? स्लोप को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स, जो कि वो स्पीड है वी एफ माइनस वी आई, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ डिफरेंस बिटवीन दी एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट्स पे हमारे पास टाइम है टी एफ माइनस टी आई। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ फाइनल स्पीड v ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। इनिशियल a पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और फाइनल टाइम अगर मैं इस पॉइंट के सामने देखो तो ये टाइम 10 सेकंड्स है, तो 10 माइनस इनिशियल टाइम 0 है, तो वी विल गेट स्लोप हमारे पास आ जाएगा
जो कि इक्वल है एक्सेलरेशन के। दिस विल बी इक्वल टू 10/10, तो वी विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूँ हमने इस ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट की। क्वेश्चन 2.10 says that how can vector quantity be represented graphically? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं सपोज करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होती है। कितनी फोर्स? 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है। और डायरेक्शन में सपोज करता हूं कि बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट है। तो इस फोर्स को, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ग्राफिकली मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें मैं सपोज करता हूँ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है जिसको हम इन अदर वर्ड्स वाई कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स, और ये वेस्ट है जिसको मैं एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये साउथ है, इसको वाई डैश, और ये एक्स डैश अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करना चाहें। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स, ये एक्स है, एक्स डैश नहीं है, ये एक्स है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 50 न्यूटन्स को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मुझे स्केल चाहिए होता है। चूंकि 50 न्यूटन स्केल में नहीं है तो मैं सपोज करता हूं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 50 न्यूटन्स विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करना है, चूंकि फोर्स की डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ है तो 8 मीन्स के 45 डिग्री है। तो हमने एक स्केल लेना है, यहाँ पे ओरिजिन में रखना है और बिल्कुल 5 सेंटीमीटर पे हमने एक निशान लगाना है। मैं सपोज करता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमने इस ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करना है और इस निशान तक हमने इसको ड्रा करना है। तो इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर इक्वल है 50 न्यूटन के। तो लिहाजा हमने 50 न्यूटन का फोर्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस वैल्यू के मुताबिक एक स्केल हमें बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। फिर उसी के मुताबिक जो हम स्केल बनाते हैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करना है। तो लिहाजा ये हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को ड्रा की है ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 11 says that y vector quantity cannot be added and subtracted like a scalar quantity। देखो दोस्तों, स्केलर क्वांटिटीज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास है, मैं सपोज करता हूँ कि m1 है 5 किलोग्राम, मैं सपोज करता हूँ कि शुगर है, चीनी है। m2 है वो इक्वल है 10 किलोग्राम शुगर है। हम दुकानदार के पास गए, हमने 5 किलोग्राम पैकेट लिया है और एक 10 किलोग्राम हमने एक पैकेट लिया है। तो टोटल हमने कितना लिया है मास, इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। 5 + 10 इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमने अलजेब्रिकली ऐड किया है। सिमिलरली हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। 10 - 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, जस्ट लाइक ए स्केलर, ये मैग्नीट्यूड है 5 किलोग्राम। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी होती है। हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं एक खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसको हम अलजेब्रिकली स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक वेक्टर है हमारे पास 5 न्यूटन का, मतलब है कि ये एक फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट पे अमल करती है और इस डायरेक्शन में अमल करती है।
और एक दूसरी फोर्स है वो 10 न्यूटन है, वो भी उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती है लेकिन एस डायरेक्शन में। तो इसको हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करते हैं, इसका हेड और इसका टेल। तो यू जो है हम उसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। तो स्केल के मुताबिक ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन के बराबर नहीं होगा, इससे कम होगा। तो इस तरह हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक उसको ऐड कर सकते हैं। Question number 2.12 says that how are vector quantity important to us in our daily life? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेक्टर क्वांटिटीज की कितनी अहमियत है। दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बिल्डिंग की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सपोज करता हूं कि एक आदमी है, फॉर एग्जांपल आप है इस पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ है। मैं सपोज करता हूँ कि ये आपका स्कूल है और कोई आपसे इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि आपका स्कूल कहाँ पे है। आप उसे कहते हैं कि 6 किलोमीटर के फासले पर है। अब ये 6 किलोमीटर इस साइड भी, इस साइड भी हो और इस साइड भी हो सकती है, हालांकि स्कूल आपका यहाँ पे है। तो वो इस इंफॉर्मेशन के साथ आपके स्कूल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर आप उसे कहें कि राइट साइड पे या ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर जाए तो वहां पे मेरा स्कूल है, तो इट मीन्स कि आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया है और डायरेक्शन भी बता दिया है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के वेक्टर बनता है। तो लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी बताना होता है और डायरेक्शन भी बताना होता है और दोनों मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेक्टर क्वांटिटीज की बहुत अहमियत है। क्वेश्चन 2.13 says that derive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion। ये दोस्तों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उन तमाम इक्वेशंस की वीडियो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। Question number 14 says that sketch a velocity time graph for the motion of a body. From the graph explaining each step, calculate the total distance covered by the body। ये कहता है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें, उसमें हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें और वहाँ से डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करें। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने ड्रा किया है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ। एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है इस ग्राफ का कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर लेते हैं। अगर मैं इस ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैंने कंसीडर करना है एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वहाँ से मैंने कैलकुलेट करना है और वो एरिया है स्क्वायर की शक्ल में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू वेट। तो इस ग्राफ के मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चूंकि वेलोसिटी है तो मैं एल की जगह वेलोसिटी लिखता हूँ और वेट जो है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक टाइम है और ये टाइम कितना है 25 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे टाइम कंसीडर कर रहा हूँ वेट की जगह। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है वो 25 सेकेंड्स है, यानी 0 से लेकर 25 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 सेकेंड्स। अब इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट 200 मीटर और हमें पता है कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये एरिया जो है इट विल गिव्स अस डिस्टेंस। तो इस सिचुएशन के मुताबिक जो
डिस्टेंस तय हो रहा है वो 200 मीटर हो रहा है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम 2.8 to 2.9।